नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। खाना बनाना एक कला है और इस बात से हम सभी भली भांति परिचित हैं। लेकिन खाना कैसे बर्तन में बनाना चाहिए ये भी अपने आप में महत्व रखता है। तो आज की इस श्रृंखला में मैं अलग अलग तरह के प्रेशर कुकर के बारे में बात करूंगी, जैसे कि उसका साइज कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा कितना छोटा, और उसका शेप यानी कि आकार कैसा होना चाहिए, उसका मेक कैसा होना चाहिए यानी कि स्टील होना चाहिए, एल्यूमिनियम या फिर एनोडाइज्ड, और ड्यूरेबिलिटी कितना टिकाऊ है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉम्पैटिबिलिटी यानी कि उसे यूज करते वक्त आप कितना सहूलियत महसूस करती हैं, कितना कन्वीनियंटली आप उसे यूज कर पाती हैं। तो जो लोग अपने प्रेशर कुकर को अपग्रेड करना चाह रहे हैं या फिर नए मॉडल की तलाश में हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। तो अंत तक बने रहिएगा। तो और ज्यादा बातें किए बिना चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहले बात करूंगी कुकर के साइज के बारे में। मेरे पास ये 3 कुकर्स हैं, 2 3 लीटर वाले और एक 5 लीटर वाला। कुकर साइज आपकी फैमिली साइज पे निर्भर करता है। 3 या 4 सदस्यों वाली फैमिली के लिए 3 या फिर 5 लीटर वाला कुकर बेस्ट होता है। इस 3 लीटर के कुकर में आप आराम से 250 ग्राम या फिर 300 ग्राम तक के चावल दाल बना सकती हैं। मैं अपनी बात अगर करूं तो ज़्यादातर मैं 3 लीटर वाला कुकर ही यूज़ करती हूं, जिसमें डायरेक्ट कुछ बनाना हो जैसे कि चावल दाल सब्जी वगैरह, और स्टीमिंग या फिर जिसमें सेपरेटर यूज़ करना हो तब ये 5 लीटर वाला कुकर यूज़ करती हूँ। तो अगर साइज के बारे में मैं निष्कर्ष निकालूं, समराइज करके संक्षिप्त में आपको बताऊं, तो अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तब 5 से 9 लीटर वाला कुकर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, और यदि आप बेबी फूड्स वगैरह बनाना चाहती हैं तो उसके लिए छोटा वाला 1 या 1.5 लीटर का कुकर आइडियल रहेगा। और यहाँ एक छोटा सा टिप देना चाहूंगी कि जितना बड़ा कुकर उतना ज्यादा कुकिंग टाइम और उतना ही ज्यादा फ्यूल यानी कि ईंधन की खपत। नेक्स्ट पॉइंट, कुकर का शेप या फिर आकार कैसा होना चाहिए। ज़्यादा ऊंचा या लंबे आकार वाला कुकर कुकिंग स्टोव पर स्टेबल नहीं रहता, ठीक तरह से बैठ नहीं पाता, और लंबे समय तक यूज़ करने के बाद जब उसका पेंदी या बेस बिल्कुल फ्लैट नहीं रह पाता तब उसके लुढ़क कर गिर जाने की आशंका बनी रहती है। जबकि इस तरह के छोटे कद वाले कुकर अगर उनका बेस फ्लैट नहीं भी रहता है तो भी उनके लुढ़कने के चांसेस कम रहते हैं, और उनमें सब्जी वगैरह को चलाने में भी आसानी रहती है और हाथ जलने का खतरा भी नहीं रहता है। और इस तरह के गोल आकार या इंडेफिनिट शेप वाले कुकर कैबिनेट में काफ़ी जगह लेते हैं और जगह वेस्ट भी होता है। और कुछ कुकर्स में यहाँ पर हैंडल दिया हुआ रहता है, कुछ में एक रहता है और कुछ में 2 हैंडल्स रहते हैं, तो उन्हें भी ऑर्गेनाइज करके रखने में काफ़ी दिक्कत पेश आती है और उनकी साफ़ सफाई में भी मुश्किल होती है। इस तरह के जो लाइट वेट वाले कुकर होते हैं उसमें हैंडल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और ये कुकर इसमें हैंडल है, और इसे मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें जो फीचर्स हैं उनके साथ ये हैंडल वाला ही कुकर मिल रहा था। वैसे अब हैंडल के साथ वाले कुकर में भी ये सारे फीचर्स उपलब्ध हैं, और मैं किन फीचर्स की बात कर रही हूँ वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अब बात करते हैं कुकर के लिड यानी ढक्कन के बारे में। मेरे पुराने हॉकिंस के कुकर में इस तरह का इनर लिड है जो कि अंदर की तरफ खुलता है, और इसका ऊपर का पोर्शन बिल्कुल प्लेन है, जिसकी वजह से जब स्पिलेज होता है तो आसपास बहुत गंदगी फैल जाती थी। कैमरे में उतना स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट होता था और उसे साफ करने में काफ़ी समय और मेहनत लगती थी। तब मैंने ये प्रेस्टीज का नया कुकर लिया जो कि इस तरह के स्पिलेज कंट्रोल फीचर के साथ आता है। इसमें अगर दाल या फिर खिचड़ी वगैरह बनाया जाए तो प्रेस्टीज का दावा है कि स्पिलेज बिल्कुल नहीं होता है। और आप देख सकते हैं कि मैंने 2/3 से ज़्यादा कुकर को नहीं भरा है, तो इसे यूज़ करके देखते हैं कि ये दावा कितना सही है। और दूसरा फीचर है ये यूनिक प्रेशर इंडिकेटर।
और इस तरफ है सेफ्टी वाल्व। तो जब प्रेशर बिल्डअप होता है कुकर के अंदर तो ये आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये ब्लू कलर का जो इंडिकेटर है ये ऊपर उठने लगता है, ताकि अगर कभी पानी कम होने की वजह से सेफ्टी वाल्व पिघल जाता है तो ये इंडिकेटर आपको फ्लेम ऑफ करके दोबारा पानी डालने का संकेत देता है, जिसकी वजह से हम किसी तरह के भी नुकसान से बच सकते हैं। अब देखते हैं कि स्पिलेज होता है या नहीं। तो ये देखिए स्पिलेज तो हुआ, दाल का पानी बाहर निकला है, लेकिन वो उसी ढक्कन में जो ग्रूव बना हुआ है उसी के अंदर है, बाहर निकल कर नहीं आया या गैस स्टोव पे या टाइल्स पे किसी तरह की गंदगी नहीं फैली है। तो ये एडवांटेज है इस तरह के ढक्कन का। तो अभी तो स्पिलेज बिल्कुल भी नहीं हुआ, अभी ऑन पे मैं नज़दीक से आपको दिखाती हूँ। तो शुरू में जो हुआ सो हुआ, उसके बाद नहीं हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है और गैस अभी ऑन पे ही है। तो ये मॉडल स्पिलेज तो कंट्रोल करता है, नो डाउट अबाउट इट, और ये मैं इसे 1.5 महीने यूज़ करने के बाद कह रही हूँ। कुकर के मेक की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली मार्केट में 3 तरह के कुकर अवेलेबल हैं, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील और एनोडाइज्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक कुकर, इंडक्शन कुकर भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे इंडियन कुकिंग में यही 3 कुकर काम आते हैं, जो कि हैं एल्युमिनियम, स्टील और एनोडाइज्ड। और कुकर के मेक के ऊपर ही निर्भर करता है कुकर की ड्यूरेबिलिटी और कंपैटिबिलिटी। सबसे पहले बात करूंगी इस हार्ड एनोडाइज्ड कुकर के बारे में। ये लाइट वेट होता है, आसानी से एक हाथ से ही उठाकर चीज़ों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एनोडाइज्ड कुकर किसी भी खाद्य पदार्थ के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए ये स्टेन फ्री होता है। ना तो इसमें दाग लगते हैं और ना ही जंग। ये कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। एनोडाइज्ड बॉडी होने की वजह से ये बहुत टिकाऊ होता है बिना किसी शिकायत के, और इसे साफ करने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगती। इसकी चमक सालों तक बरकरार रहती है। ये ट्राई प्लाई प्रेशर कुकर है, यानी कि इसका बेस 3 लेयर में बना हुआ है, जिसकी वजह से आप इसे अलग अलग हीट सोर्स पे यूज़ कर सकती हैं, जैसे कि गैस स्टोव, इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट, इंडक्शन कुकटॉप, सिरेमिक कुकटॉप या फिर हैलोजन कुकटॉप। हाँ, ये बाकी प्रेशर कुकर से थोड़ा महंगा होता है, बट इट्स वर्थ द प्राइस। बस एक बार खर्च कीजिए और सालों तक निश्चिंत हो जाइए। मैं इसे 16 साल से यूज़ कर रही हूँ बिना किसी शिकायत के। नेक्स्ट है ये स्टेनलेस स्टील कुकर। इस कुकर को खरीदने से पहले ये ज़रूर देख लें कि जिसमें 18/10 मार्क है वो बेस्ट होता है, यानी कि 18% क्रोमियम और 10% निकल रहता है। बट दिस इज़ नॉट गुड हीट कंडक्टर। थोड़ा भारी भी होता है, ड्यूरेबल होता है, हेल्दी होता है, किसी भी खाद्य पदार्थ के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और ये स्टेन फ्री तो नहीं है लेकिन कोरोजन रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट है ये एल्युमिनियम कुकर। इट इज़ एन एक्सेलेंट हीट कंडक्टर और स्टील के मुकाबले ये ज़्यादा हल्का होता है। एनोडाइज्ड कुकर की ही तरह ये ड्यूरेबल तो होता है, लेकिन इसकी चमक ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है और ये खाद्य पदार्थ के साथ रिएक्ट भी करता है। इसमें दाग भी लग सकते हैं और कोरोजन भी पॉसिबल है, इसलिए मैं इसे डेली के कुकिंग में यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ स्टीमिंग के पर्पस के लिए यूज़ करती हूँ। और इस ब्लू प्रेशर इंडिकेटर के बारे में एक बात बताना भूल गई कि ये कुकर के ठंडा होने का भी संकेत देता है। आपको कुकर की सीटी चम्मच से उठाकर चेक करने की ज़रूरत नहीं कि कुकर ठंडा हुआ कि नहीं, बस ये ब्लू नॉब नीचे हो जाएगा तो समझ जाइए कि कुकर ठंडा हो गया, आप उसे खोल सकती हैं। तो अंत में मैं यही सलाह दूंगी कि डेली यूज़ के लिए आप एनोडाइज्ड यूज़ करें और ओकेजनल यूज़ के लिए एल्युमिनियम ठीक रहेगा। तो प्रेशर कुकर खरीदने से पहले इन सारी बातों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और एक बात बताना चाहूँगी कि मैं इसी चैनल पे अपने कुछ रेसिपीज़ भी शॉर्ट्स के रूप में शेयर करते रहती हूँ वेरी फ्रीक्वेंटली। तो जो लोग रेसिपीज़ में रुचि रखते हैं वो चेकआउट कर सकते हैं। ये रेसिपीज़ बहुत सिंपल होती हैं और डेली जो हम खाना बनाते हैं उससे रिलेटेड होती हैं। साथ ही मैं कुछ किचन हैक्स, लाइफ हैक्स, होम हैक्स भी यानी कि जुगाड़ भी शेयर करते रहती हूँ इन्हीं शॉर्ट्स के ज़रिए। तो
आप उसे चेक कर सकती हैं, बहुत ही यूजफुल लगेगा आपको। और अगर आज का ये एपिसोड आपको यूजफुल, हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दी गई घंटी को जरूर बजा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत फटाफट से मिल जाए। और अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलती हूँ एक नए कंटेंट के साथ अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय।